मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, मंडे मुबारक। कैसे आप सब लोग? नया दिन मुबारक। एक नया दिन है, खुशगवार दिन है, नया अज़्म है और बहुत सारी नई नई खबरें हैं। और वीकेंड भी हम गुजार कर आए हैं, लेकिन वीकेंड बहुत ज़्यादा हंगामा खेज रहा, बहुत हलचल होती रही, बहुत एक्टिविटीज़ होती रही। वैसे मैं अपना नाम बताना भूल गई थी। मैं हूँ आपके साथ महक असलम और जनाब मैं हूँ आपके साथ फराज अहमद। सबसे पहले तो आपको मंडे मुबारक, क्योंकि वीकेंड के बाद जैसा कि हमने पहले भी एक बार बात की थी कि कुछ स्लो हो जाता है मूड, मंडे थोड़े से सुस्त हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब सुबह उठना होता है ना, जब सुबह 6 बजे 7 बजे आपने उठ जाना है, हाँ। तो 15-20 मिनट तक आपको थोड़ा सा डाउन फील होता है। उसके बाद आप जो एनर्जी फील करते हैं ना, उसका कोई जवाब नहीं होता। खैर जनाब, आज के शो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिटिकल जो सिचुएशन मुल्क भर में जारी, इस पर तो हम तफसीली तौर पर बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा क्या स्टोरीज है हमारे पास। सिंध के बरादरी निज़ाम में एक बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली देखी गई है, और वो तब्दीली ये है कि सोहू बरादरी ने खातून को सरदार बनाने का फैसला किया है, और ये तारीख में पहली बार होने जा रहा है। ये खातून कौन होंगी, ये भी आपको बताएंगे इसी प्रोग्राम में जी। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि भैया आप कितने प्यारे मजीद लग सकते हैं, क्योंकि प्यारा हर कोई होता है, हर किसी को मजीद प्यारा लगने का शौक भी होता है, और ये हक भी है। और जब आपकी ड्रेसिंग अच्छी होती है तो यकीन करें आपकी पर्सनालिटी इतनी खूबसूरती से इन्हांस होती है कि सामने वाला भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाता है। सो मौसम भी तब्दील हो रहा है, कौन सा ड्रेस इस मौसम में पहना जाए और किस कलर का इंतखाब किया जाए और डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, यानी आप क्या ज़ेब-ए-तन कर सकते हैं आगे आने वाले मौसम में, क्योंकि रमज़ान भी है और इसके साथ साथ आगे ईद भी आ रही है। इस पर भी हम बात करेंगे। और जनाब शो में एक सुल्तान से मिलवाने जाएंगे हम आपको। ये वो सुल्तान है जिन्हें रेस का चैंपियन, दिफाई चैंपियन कहा जाता है, और इस बार भी एक बहुत ही जबरदस्त रेस के मुकाबले में सबको पीछे छोड़कर सुल्तान साहब जो है वो सुल्तान बनकर उभरे। उनसे भी आपको मिलवाएंगे जी। और इसके साथ साथ उस्मान वजीर और आसिफ हजारा भी आज होंगे मेहमान हमारे प्रोग्राम के, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनकी कामयाबी का सफर जानेंगे। बिल्कुल जनाब, लेकिन सबसे पहले उस टॉपिक पर बात करेंगे जो कि इस वक्त ज़बान ज़द आम है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल सिचुएशन की। बहुत सारे इवेंट्स एक साथ चल रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो एक जानिब अपोजिशन का महंगाई मुकाम मार्च, दूसरी जानिब हुकूमत का जलसा, इमरान खान की स्पीच, फिर आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौमी असम्बली का अहम तरीन इजलास होने जा रहा है, जिसमें अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाएगी, और इस तहरीक के पेश करने के बाद इस पर वोटिंग करवाई जाएगी, और फिर वो उस सवाल का जवाब मिल जाएगा जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हर आदमी की ज़बान पर है कि क्या इमरान खान साहब जा रहे हैं या नहीं, क्या तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं। आपको क्या लगता है? मैं इसमें कुछ अभी कमेंट नहीं कर सकता। कुछ कमेंट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसके बाद होगा कौमी असम्बली का जब इजलास होगा, तब सूरत हाल वाज़ेह होगी। कौमी असम्बली इजलास का 27 निकाते एजेंडा जारी कर दिया गया है। गुज़श्ता इजलास में स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद का मामला ज़ेरे बहस लाने की यकीन दहानी कराई थी। आज मुमकिना तौर पर अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी जाएगी। इजलास में जनूबी पंजाब सूबे की करारदाद भी पेश किए जाने का इम्कान है। ये करारदाद वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने जमा करवाई थी, तो काफ़ी हलचल है। और अगेन वही कि हर कोई ये सोच रहा है कि क्या होगा, क्योंकि कल जो जलसा हुआ, अगर हम फराज उसकी भी बात करें तो इस्लामाबाद के जलसे में वज़ीर आज़म इमरान खान के तहलका खेज खिताब ने सबको ज़रा हिला के रख दिया कि भैया, यानी अपोजिशन को मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा घबरा लें, घबराने का वक्त हुआ जाता है। एक लेटर था उनके हाथ में और उसको वो लहराते रहे, कहते रहे कि बाहर से पैसों की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, और ये वो साजिश है जिसका इनको बहुत पहले से पता है। लंदन में बैठा एक शख्स किस किस से मिलता है, पाकिस्तान में बैठे किरदार किस किस के कहने पर क्या क्या कर रहे हैं, सब कुछ उन्हें मालूम है। हमारे पास सबूत मौजूद है, इमरान खान ने कहा, और ये भी कहा कि अगर किसी को शक है तो जनाब आ जाएं, ऑफ द रिकॉर्ड बैठें, बात करें, आपके सामने तमाम सबूत हम पेश करेंगे। मुल्की मफाद के नाम पर हमें लिख कर धमकी दी गई है। मेरी मुखालफत में कातिल और मकतूल इकट्ठे हो गए हैं, और यह भी कहा कि आज भुट्टो वाला वक्त नहीं है, किसी की गुलामी हम कबूल नहीं करेंगे। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से बड़ा ही एक तहलका खेज किस्म का ये खिताब था। तो क्या कहा उन्होंने? हाँ जी, लंदन में बुआ किस किस से मिलता है, ये जो गोल बोल गोंगलू किस किस से मिलता है, किस किस से मिलता है, और पाकिस्तान में बैठे हुए किरदार इसके कहने के ऊपर चल रहे हैं। बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है।
हमें पता है कि किन किन जगहों से बाहर से हम पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, मुल्क की मफाद में लिखकर। कह रहे हैं कि हमारे मुल्क की मफाद में, लेकिन लिख के हमें धमकी दी गई है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास ये खत है, ये सबूत है, ये सबूत है। हमारे मुल्क में, मुल्क के अंदर मौजूद लोगों की मदद से हुकूमतें तब्दील की जाती रही। जुल्फिकार अली भुट्टो, उसने जब आजाद फॉरेन पॉलिसी देने की कोशिश की तो फजलुर रहमान, भगोड़ू नवाज शरीफ ने भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाई और आज जैसे हालात बना दिए गए मुल्क में, हालात की वजह से जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। आज उसी भुट्टो के दामाद आसिफ जरदारी, सबसे बड़ी बीमारी, शर्म नहीं आती कि सियासत तो करनी है नाना के ऊपर, और जिन लोगों ने उसको फांसी दिलवाई थी अपनी कुर्सी की खातिर उनके साथ घुसे हुए हैं दोनों अंदर। ये जो आज कातिल और मकतूल इकट्ठे हो गए हैं, इनको जिन्होंने इकट्ठा किया उनका भी हमें पता है। बाहर से हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को मुतासिर किया जा रहा है। इस साजिश का हमें पिछले महीनों से पता है। भुट्टो वाला टाइम नहीं, वक्त बदल चुका है। हम सबसे दोस्ती करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे। तो खान साहब का ये खिताब, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तमाम तर मामले पर गुफ्तगू करने के लिए नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शबीर और ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। अब्बास, आपकी तरफ सबसे पहले मैं इसलिए आना चाहूँगी बिकॉज आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, कल आपने जलसा भी कवर किया था, आप मौजूद भी थे, विटनेस किया आपने। मैं चाहूँगी वो जोश जज्बा, वो पूरा माहौल जो कल आपने अपनी आंखों से देखा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जी थैंक यू वेरी मच। खिताब तो बहुत धुआंधार था, लेकिन जिस सरप्राइज़ का इंतज़ार था पूरी कौम को, हर कोई ट्रम्प कार्ड की बात कर रहा था, वो शायद हमें कल नहीं मिल सका। इससे मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी सी आवाम को मायूसी होगी, लेकिन काउंटिंग की बात नहीं करता कि 10 लाख लोग थे, 5 लाख लोग थे, हर किसी का अपना अपना दावा है, लेकिन एक अच्छा हाउसफुल क्राउड था। कह सकते हैं कि तारीख का एक बहुत बड़ा जलसा था, स्पेशली परेड ग्राउंड के अंदर। माजी के अंदर भी जलसे होते रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा जलसा था, बल्कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जलसे हमने कवर किए हैं, लेकिन एक बड़ा जलसा हम कह सकते हैं कि कल परेड ग्राउंड के अंदर था। अट्रैक्ट किया इमरान खान ने लोगों को, एक दिन पहले से ही लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे, लेकिन बड़ी एक्टिविटी थी कल इस्लामाबाद में। एक तरफ लाहौर से अपोजिशन का जो मार्च है वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा था जी। उसके बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, पीडीएम की तरफ से मौलाना फजल रहमान का जलसा भी वहाँ पर था, और अहम मुलाकात भी इस्लामाबाद में कल मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून की हुई। तो टोटल हैपनिंग्स जो हैं वो कल के दिन के अंदर इस्लामाबाद के अंदर थी, और आज भी बड़ा बिजी डे है इस्लामाबाद का। कौमी असम्बली का इजलास है, अदम एतमाद पर बहस होनी है। मेरे ज़रा ये भी बताते हैं कि आज काफ लीग की दोबारा से मुलाकातें हैं, एमक्यूएम से भी मुलाकातें हैं, मुमकिन है कि नून लीग से दोबारा से उनकी मुलाकात हो। तो मामलात जो हैं वो किसी और शेप की तरफ हैं, कोई और रुख इख्तियार कर चुके हैं। जलसे की जहाँ तक बात है, बड़ा चार्ज क्राउड तहरीक इंसाफ का हमेशा से जलसों के अंदर होता है, और कल भी बड़ा चार्ज क्राउड था। बड़ी बड़ी दूर से लोग कल को जलसे को विटनेस करने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद थे। फिर वही बात के नंबर गेम्स के ऊपर हम नहीं आते, काउंट क्या था क्या नहीं था, लेकिन परेड ग्राउंड इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो मज़ाफ़ात के इलाके थे और जो जो रूट्स थे उस परेड ग्राउंड को पहुंचने के लिए, वो सब जैम पैक थे। ठीक है बस आपसे मजीद हम बात करेंगे। नईम हनीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। नईम साहब, आज भी एक और इम्पॉर्टेंट दिन है, मरियम और हमजा पहुंचने वाले हैं इस्लामाबाद में। महंगाई मुकाम मार्च के साथ एक बड़ी तादाद काफिले की सूरत में आने वाली है, क्या एक्सपेक्टेशन है? कुछ अहम तब्दीली देखने में आ रही, क्योंकि आज कौमी असम्बली का इजलास भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इजलास। जी बिल्कुल, ये मुल्की सियासत के हवाले से बड़ा अहम दिन था कल, बल्कि योम जलसा था। इस्लामाबाद में भी जलसा था, गुजरांवाला में भी जलसा था, लॉन्ग मार्च था, रैलियां थी। मगर जहाँ तक पीटीआई के जलसे की बात है, उसमें मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इससे पहले 2011 में पीटीआई ने एक जलसा किया था, वो खालिस्तन पीटीआई का जलसा था। ठीक, कल पीटीआई का सरकारी जलसा था। ये सरकारी जलसा 4 सूबाई हुकूमतों और एक वफाकी हुकूमत ने मिल के किया था। उस हिसाब से
ये शो इतना मुनासिब शो नहीं था जितने बड़े शोज इससे पहले पीटीआई कर चुकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज पीटीआई के जलसों के वो मुंतजमीन शायद या तो पीटीआई के साथ नहीं है या फॉल नहीं है। उनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो खान साहब ने मीनारे पाकिस्तान जलसे की स्टेज पे खड़े होकर तकरीर फरमाई थी और उन मुंतजमीन के नाम लेकर उनके सर सेहरा बांधा था कि उन्होंने पूरा मुल्क मीनारे पाकिस्तान में इकट्ठा कर दिया। उनमें अलीम खान का नाम था, उनमें शुएब सिद्दीकी का नाम था, उनमें यकीनन डॉक्टर यास्मीन राशिद भी शामिल थी। आज वो शायद वो लोग गैर फाल हैं। उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग मार्च की, और उस जलसे में यकीनन जो खिताब फरमाया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, लोग और पीटीआई ख़ास तौर पे पीटीआई का कारकुन वो ट्रम्प कार्ड, वो सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहा था कि कल शायद कोई बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। मगर एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो सोशल मीडिया की बात की, जदीद दौर की बात की, और ये कहा कि ये जुल्फ़कार अली भुट्टो का दौर नहीं है। और दूसरी तरफ बिल्कुल हम एक पुराने दौर में ले गए, इस डिजिटल दौर में, इस व्हाट्सएप जैसे बेशुमार ऐप्स के दौर में उन्होंने एक खत लहरा दिया। यानी कि आज भी उन्हें लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं, खत लिख रहे हैं, और फिर धमकी आमेज खत उन्होंने बताया। और धमकी आमेज खत लहराते हुए उन्होंने दोबारा धमकी भी दे डाली अपने उन अराकीन को जो मुनहरफ हैं, जो पीटीआई की पॉलिसियों से नाला हैं बज़ाहिर। जो हमने उनके इंटरव्यू सुने, जो गुफ्तगू सुनी, उन्हें कल उन्होंने एक मरतबा फिर से वापस आने का भी कहा और डराया भी। जिस तरह पहले उन्होंने कहा था कि 10 लाख के मजमे से तुम्हें गुजर के जाना होगा, 10 लाख के मजमे से वापस जाना होगा। मैं समझता हूं कि कल के जलसे में खान साहब अगर उनको ललकारने की बजाय, शहबाज शरीफ को ललकारने की बजाय, आसिफ अली जरदारी को ललकारने की बजाय, नवाज शरीफ को ललकारने की बजाय, मौलाना फजलुर रहमान को ललकारने की बजाय, इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम कल जुर्रत का मुजाहरा करते और ललकारते वो गुर्बत और महंगाई को, वो कल ललकारते बेरोजगारी को, वो कल ललकारते बैड गवर्नेंस को, वो कल ललकारते जो है वो 1 करोड़ घर का प्रोजेक्ट मुकम्मल ना करने वाली अपनी टीम को, वो कल ललकार से 50 लाख नौकरियां ना देने वाली। मुझे आपको रोकना पड़ेगा, हमें शाह महमूद कुरैशी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। शाह साहब, कल का जो जलसा था, खान साहब ने जो खिताब किया, आवाम सरप्राइज का इंतजार करती रही। वो ट्रम्प कार्ड जिसके बारे में बहुत बातें हो रही थी, कुछ सामने नहीं आया। महंगाई पे बात होनी चाहिए थी, आवाम के मसलों पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन उन चीज़ों पर बात हुई नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आई तो फिर मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर आपको समझ नहीं आई, बहुत कुछ कह दिया और आपको समझ नहीं, तो रहने दीजिए। शाह साहब, हम चाहेंगे कि नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि कल का जो जलसा है, जो बातें की गई, वो जो एक कार्ड, तुर्प का पत्ता जिसको कहा गया था कि जब वो सामने आएगा तो सब हैरान परेशान हो जाएंगे, उस हवाले से बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि जनाब मैं हैरान हूँ जी, आप बड़े समझदार लोग हैं जी, इतनी बड़ी बात कह दी और आपको समझ नहीं आ रही। या आप बना कर रहे हैं या फिर आप जानबूझ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। शाह साहब, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वजाहत कर दीजिए जो आप कहना चाह रहे हैं। जी, मुझे मालूम है भाईजान, मुझे मालूम है कब और कितना बोलना है जी, मुझे मालूम है कब, कहाँ और कितना बोलना है। मुझे मालूम है कि आप क्या सुनना चाहते हैं और किसके कहने पर क्या कहलवाना चाहते हैं। मुझे मालूम है, मुझे पता है कब बोलूंगा और जब बोलूंगा तब बोलूंगा। जी शाह साहब साथ रहिएगा। नईम साहब, आप अगर सवाल करना चाहें, जो चीज आप कह रहे थे, मैं चाहूंगी अगर आप शाह साहब से वो पूछना चाहें। नहीं, बिल्कुल, शाह साहब बड़े हमारे काबिल एहतराम हैं, बड़े सियासतदान हैं। सिर्फ एक जो तजस्सुस था कल के जितने पीटीआई के कारकुन आए, यकीनन एक बहुत बड़ा पैगाम, बहुत बड़ा मैसेज वज़ीर आज़म ने कन्वे किया। असल में जो तहरीक अदम एतमाद के साए मंडला रहे हैं, उस हवाले से शाह साहब आपसे पूछना चाहते थे कि कल की सूरत हाल के बाद आप क्या समझते हैं कि आप हालात पर काबू पा जाएंगे या तहरीक अदम एतमाद में कुछ फैसला आपके खिलाफ भी आने वाला है? देखिए मेरे भाई, 2 चीजें हैं। एक है एतमाद अवाम का। अवाम का एतमाद इमरान खान को कल के जलसे में मिल गया, और जितने सियासी पंडित थे जिनका ये ख्याल था कि इमरान खान अपनी मकबूलियत खो चुका है, उन
कि उनकी सोच से बालातर सब कुछ हो गया। पिंडाल से दुगना क्राउड पिंडाल से बाहर था, लोग जलसागाह में दाखिल ही नहीं हो सके, ये आलम था। नंबर 1। नंबर 2, अब है अदम एतमाद जो असेंबली का। देखिए, मैं समझता हूं कि हमारे जो हलीफ हैं उनसे कल भी मुलाकात हुई थी, एमक्यूएम के दोस्तों से, काफ लीग के दोस्तों से, बीएपी के दोस्तों से, और इंशाल्लाह आज भी मैं उनसे मिलूंगा। अपना मौक़िफ़ उनका मैं उनकी खिदमत में पेश कर चुका हूं और उनका नुक्ता नज़र सुन चुका हूं और खान साहब को, चेयरमैन साहब को बतला चुका हूं। मैं समझता हूं मैं अभी भी पुरुमीद हूं, इसलिए पुरुमीद हूं कि मुझे मालूम है कि नून लीग काफ लीग को इस्तेमाल करना चाह रही है, उनके साथ कोई उन्स और मोहब्बत नहीं है। मैं जानता हूं कि पीपल्स पार्टी की एमक्यूएम के वोटर से, कराची के लोगों से कोई मोहब्बत नहीं है। उनके साथ जो नारवा सलूक बरता गया है वो एमक्यूएम का वोटर जानता है कराची का, लेकिन उनको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तमाम किस्म की लालचें दे रहे हैं, हमार किस्म की चीजें हैं जो उनको ऑफर की जा रही हैं। मुझे मालूम है, बहुत सी चीजों का मालूम है कि जरदारी उनको क्या क्या सब्ज बाग दिखा रहे हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है वो सियासी लोग हैं, पुख्ता लोग हैं, शाइस्ता लोग हैं और वो सही फैसला करेंगे। अब जहां तक पीटीआई के कारकुनों एमएनएस का ताल्लुक है, इमरान खान साहब ने कहा है कि उनका वोटर उनसे तवक्को करता है कि वो बल्ले की टिकट पर मुंतखब हुए हैं और वो बल्ले के जो पार्टी के चेयरमैन है उसका साथ दें। अगर वाकईतन वो इतने नालायक हैं और इतने नाराज हैं, सुन लीजिए, बात मुकम्मल होने दीजिए। अगर इतने नालायक हैं तो फिर इतनी इखलाकी जुर्रत कीजिए, इस्तीफा दीजिए, नया मैंडेट लीजिए और फिर जिसको मर्जी वोट दीजिए। ये नहीं हो सकता कि मुंतखब हो पीटीआई की टिकट पे और वोट दें जलील फरोशी से, ये मुमकिन नहीं होगा। ठीक। अच्छा शाह साहब, आपने कल के जलसे के हवाले से बात की थी, अब्बास शब्बीर वहां मौजूद थे, वो आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। अलहदगी इख्तियार की, जी अलहदगी इख्तियार की, तो उन्होंने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया उनसे आप मुतमईन नहीं थे और आपका ये कहना था कि वो तहफ़्फ़ुज़ात मौजू नहीं है। आप 2 दिन पहले दूसरे इत्तेहादी काफ लीग से आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने भी इतला है कि बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात से आपको आगाह किया जो आपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जिनसे आगाह करना था, और शायद कुछ मुतालबात भी रखे हों। क्या आप उनके तहफ़्फ़ुज़ात से मुतमईन हैं और जो मुतालबात अगर रखे हैं वो काबिल कबूल हैं? देखिए, हमारे हलीफ हैं और हलीफ जो होते हैं वो साथी जो होते हैं, जो घर वाले होते हैं, वो तकाजे करते हैं और उन तकाजों को एहतराम की नज़र से देखना और उन पर तामील करना हमारे फ़राइज़ में शामिल होता है। मेरी हद वसा कोशिश होगी कि मैं उनका मौक़िफ़ अपनी पार्टी को समझाऊं और उस पर पेशरफ हासिल करूं। जी अब्बास, जनूबी पंजाब सूबे की नईम साहब अब्बास शब्बीर एक सवाल करना चाह रहे हैं शाह साहब से, उसके बाद प्लीज आपसे मैं गुजारिश करूंगा आप सवाल कीजिएगा। अब्बास, आप सवाल कीजिएगा। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है सर आपकी? लाजमी बात है, बहुत थके होंगे, बड़ा कल का दिन आपका बड़ा बिजी था। कुरैशी साहब, एमक्यूएम और काफ लीग का दोबारा मुलाकात करने जा रही है। कल नून लीग के साथ भी काफ लीग ने मुलाकात की है। वज़ीर आला शिप के ऊपर नून लीग का कंप्लीट डिनाई आया है कि हमने ऐसे उनको मना नहीं किया कि उनको वज़ीर आला शिप हम नहीं देंगे। तो आप क्या समझते हैं कि मामलात बन सकते हैं काफ लीग और एमक्यूएम के साथ? देखिए, नून लीग उनके साथ खेल रही है, नून लीग खिलवाड़ा कर रही है। नून लीग को पता है कि असेंबली में वाज़े अक्सरियत हमारी है, अगर वजारत आला दे भी दे तो जब मर्जी चाहें उनके पांव तले से चादर खींच लें। वो जानते हैं, वो समझदार लोग हैं, उनका तजर्बाकार लोग नहीं है। काबीना में अक्सरियत होगी नून की, असेंबली में अक्सरियत है नून की, तो वजीर आला, एक लेम डक वजीर आला क्या हासिल करेगा? पंजाब में अगर अदम एतमाद वो लेकर दावा कर रहे हैं कि हमने कोई साइन भी करवा लिए हैं, तो क्या ऐसा भी ऑप्शन है कि जो खबर चल रही है, कुछ रूमर जैसे भी हैं कि पंजाब की असेंबलियां भी तहलील हो सकती हैं? क्या सराइयां हैं, ये क्या सराइयां हैं, और उस पर वजाहत हो चुकी है कि ऐसी कोई अभी इरादा नहीं है। सही साहब, कल आप असूली सियासत की हमेशा बात करते हैं, तो इत्तेहादी जो है वो मशरूत
हमायत करना चाहते हैं। कोई किसी ऐसी इत्तेहादी का नाम बताइए जीडीए के अलावा जो गैर मशरूत आपकी पॉलिसियों से मुत्तफिक होकर आपके साथ तसलसल जारी रखे अपने इत्तेहाद का। और जब आप असूल की सियासत की बात करते हैं तो ऐसी शराइत और जिसको ब्लैकमेलिंग भी कहा गया शेख रशीद साहब की तरफ से और अक्सर आपके वज़रा की तरफ से, उस पर आपकी क्या राय है? बात सुनिए, मशरूत और शराइत तो जब दो अफराद का निकाह होता है ना तो उसमें भी शर्तें रखी जाती हैं, ठीक है, और शरा भी उसकी इजाजत देती है। तो किन शराइत की बात कर रहे हैं आप? ठीक। अच्छा शाह साहब, एक सवाल ले लीजिएगा। शाहजैन बुगटी ने कल राहें जुदा कर ली हैं हुकूमत के साथ, पीडीएम ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। फंडिंग के मसाइल, अमन व अमान की सूरत हाल, डेवलपमेंट के मसाइल, इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इतना बड़ा रिकॉर्ड का फैसला आ गया बलोचिस्तान के लिए, उसके बाद ये डिसीजन, इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, मुझे सच्ची बात है, मेरे लिए मेरे भाई हैं, मेरा उनके खानदान से बड़ा पुराना ताल्लुक है और नवाब अकबर बुगटी के साथ जो मेरा खानदानी और उनकी फैमिली के साथ ताल्लुक है मुझे शाहजैन जानते हैं। अब सवाल ये है कि मेरी नज़र में गैर मंतकी फैसला है, उन्हें नज़रसानी करनी चाहिए। क्यों? अगर वो अमन आमा की बात करते हैं तो अमन आमा पिछले 3 साल में नहीं बिगड़ा। बलूचिस्तान इस कैफियत में रहा है अरसे दराज से। हमारी कोशिश है कि उस कैफियत से बाहर निकले और इसलिए हमने साउथ बलूचिस्तान का एक खास पैकेज दिया उनको। हमने इतना बड़ा काम किया है, रेकोडेक का जो है 10 अरब डॉलर का मुल्क को जो जुर्माना लगा था उससे छुटकारा हासिल किया है, उस कंपनी को इन्वेस्टमेंट पर कायल किया है और वो 10 अरब डॉलर की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आई। वो इन्वेस्टमेंट करेगी और इंशाअल्लाह बलूचिस्तान में सबसे बड़ी कॉपर और गोल्ड की माइन बनने जा रही है और उसका फायदा बगैर 1 टका जमा कराए बलूचिस्तान के लोगों को 25% उसका हिस्सा मिलेगा। ये इतनी विन विन सिचुएशन है कि बलूचिस्तान का मुस्तकबिल। लेकिन शाह साहब ऐड कीजिएगा, आपके साथ थे, 3 साल आपका साथ दिया, लेकिन अब जब मुश्किल वक्त हुआ तो राहें जुदा कर ली। देखिए, मैं तभी तो उनसे गुजारिश करूंगा दस्तबस्ता कि अगर वो किसी गलतफहमी का शिकार है, मेरे इल्म में है कि हमने उनके लिए क्या क्या किया है। उनके अरसा दराज से जो अटकी हुई चीजें थी उनको हल किया है। हम बता सकते हैं, साबित कर सकते हैं, हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि हमने क्या किया है। लेकिन अगर कोई और भी है तो दूर किया जा सकता है। भाई हैं, हम उनकी हर बात सुनने को तैयार हैं। कुरैशी साहब, आप अपने इस मौक़िफ़ पर कायम हैं। आज अदम एतमाद असेंबली का इजलास होना है, आइंदा कुछ दिन बहुत अहम है। आप अभी भी इस मौक़िफ़ पर कायम है कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या हुकूमत नहीं कहीं नहीं जा रही? देखिए, हमारी कोशिश है कि हम इस अदम एतमाद को शिकस्त दें और हम अपनी मुद्दत पूरी करें। अब मैं पहले कह चुका हूँ, अंदरूनी बैरूनी जो अनासिर हैं जो काम कर रहे हैं वो आपके और मेरे इल्म में है, लेकिन उसके बावजूद हम डट कर मुकाबला करेंगे। ठीक है। शाह साहब, लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा, जलसे के बाद खान साहब ने अपने वजीरों से जो गुफ्तगू की या कोई बात हुई, मैं चाहूंगी कि वो भी आप हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से शेयर करें। आज उन्होंने जलसे के बाद पॉलिटिकल कमेटी का इजलास बुलाया है और उस इजलास में इंशाल्लाह वो गुफ्तगू करेंगे। ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब्बास शबीर, नुमाइंदे खुसूसी, आपका भी बेहद शुक्रिया। और नईम हनीफ, ब्यूरो चीफ लाहौर, आपका भी बेहद शुक्रिया गुफ्तगू। और अगेन वही, किसी को ये लग रहा है कि सरप्राइज़ रह गया है और किसी को ये लग रहा है कि सरप्राइज़ दे दिया गया है, बट अगेन सोशल मीडिया पर ये शिकवे हैं कि वो सरप्राइज़ कौन सा था। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे इस टीवी पर। वेलकम बैक जनाब। अहम खबर आपको दें, दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग के लिए फंड्स जमा करने के जुर्म पर MQM लंदन के रईसुद्दीन उर्फ मम्मा की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी गई है। समा के नुमाइंदे इरफानुल हक से मजीद इस हवाले से जानेंगे। फिलहाल एक दफ़ा फिर आपको इस अहम खबर के हवाले से आगाह करें कि दहशतगर्दी और टारगेट किलर्स के लिए फंडिंग जमा करने का जुर्म है। MQM लंदन के रईसुद्दीन उर्फ मम्मा की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी गई है। इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास?
देखिए, पुलिस ने ये मुकदमा एतराफ़ जुर्म के बाद दर्ज किया था। मुतअद्दिद मुकदमात का सामना कर रहे हैं रईस मोहम्मद इस वक्त, और पुलिस का ये कहना है कि ये एतराफ़ भी किया है रईस मोहम्मद ने कि वो दहशतगर्दी के लिए ये फंड जमा करते थे, और उसके हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद मजमूई तौर पर 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी और जुर्मानों की। उसके खिलाफ ये अपील दायर की गई थी। जो अपीलेट बेंच है सिंध हाई कोर्ट का, उसने भी अपनी ऑब्जर्वेशन में ये कहा है कि मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद है। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि 2.5 मिलियन रुपए जो इनके बैंक अकाउंट में थे मुलजिम के, वो दरअसल दहशतगर्दी के लिए ये फंड जमा किया गया था और टारगेट किलिंग और शहर में दहशतगर्दी फैलाने के लिए ये फंड इस्तेमाल किया जा रहा था। तो अदालत ने ये अपील मुस्तरद करते हुए करार दिया है कि मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद है, इसलिए ये अपील मुस्तरद की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इरफान तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि सिंध के बिरादरी निज़ाम में बड़ी इनकलाबी तब्दीली नजर आ रही है। सोहू बिरादरी ने सरदार इस्माइल सोहू के इंतकाल के बाद उनकी बेटी पीपल्स पार्टी की एमपीए हीर सोहू को सरबराह बनाने का ये फैसला किया है और कहा जा रहा है कि वो सिंध में किसी बिरादरी की पहली खातून सरबराह होंगी। हीर सोहू फाल सियासी शख्सियत है, लेकिन पिछले 20 साल से जनरल इलेक्शंस में मुसलसल उन्हें नाकामी का सामना रहा है। 2002 से सियासत शुरू करने वाली हीर सोहू 3 बार एमक्यूएम की वुमेन मखसूस नशिस्त पर एमपीए बनी। बिल्कुल, और उसके बाद फिर 2018 में विमेन रिजर्व सीट पर वो पीपल्स पार्टी की एमपीए रहीं। एक कट्टर जागीरदाराना जहनियत वाले इस माशरे में कैसे एक कामयाब सरबराह वो साबित होंगी, इसी हवाले से उनसे हमने बात करनी है। हमारे साथ हीर सोहू साहबा खुद इस वक्त मौजूद हैं। हीर सोहू साहबा, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। यकीनन एक बहुत ही मिसाली इकदाम है ये सोसाइटी के लिए। सोहू बिरादरी की सरबराह के तौर पर आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अपनी बिरादरी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा इक़दाम उठाया कि सिंध में पहली दफ़ा किसी खातून को बिरादरी का सरबराह मुकर्रर करना एक बहुत बड़ा इक़दाम है। यकीनन इसमें सबसे बड़ा किरदार मेरे वालिद साहब का है, जिनकी मेहनत की वजह से उन्होंने एक सियासी उनका था, उन्होंने कोड़े खाए, उन्होंने 15 साल सियासत में जेल में काटे। उनका बहुत बड़ा रोल, एक सोशल रोल रहा वालिद साहब का, जिसकी वजह से आज मुझे उनकी जगह पे मुकर्रर किया गया। और यकीनन एक औरत के सरबराह होने के साथ साथ इस मुआशरे में जहाँ पे आपको हर जगह पे सुनने को पड़ता है, वहाँ पर मैं ख़ास तौर पे जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ उस डिस्ट्रिक्ट में तालीम, वहाँ पे पानी के इशू, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह बहुत सारे लोगों ने मुझे उसका पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, वो और मेरी बिरादरी, मेरी फैमिली लोग मेरे साथ होंगे, मेरे वालिद साहब की दुआएं होंगी, तो यकीनन मैं इस चैलेंज को बेहतर तरीके से पूरा कर सकूँगी। ठीक है, ये भी बताइएगा कि सिंध में हम देखते हैं कि ख़वातीन कुरान से शादी, कारोकारी, वनी जैसी सफाक फरसूदा रसूमात का आज भी शिकार है। तो क्या आप इतनी बासर हो पाएंगी कि कम से कम अपनी ही बिरादरी की ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें? इसमें यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट सजावल, जिस तरह अपर सिंध और लोअर सिंध का कहा जाता है, तो हमारा जो बिरादरी है ट्राइबल के हम नहीं हैं, कबायली नहीं है, हमारी बिरादरी है, बिरादरी सिस्टम है। अच्छा। और यहाँ पर जो इश्यूज़ हैं वो कबायली इश्यूज़ नहीं है या कारोकारी या जिरगे नहीं है, यहाँ पे और इश्यूज़ हैं। लेकिन यकीनन जब आपको एक बिरादरी का सरबराह किया तो वो ख़वातीन जिनकी आप आवाज़ बन सकते हो, बिल्कुल उनकी आवाज़ बनेंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं वो तालीम है, तालीम बहुत बड़ा इशू है। फिर यहाँ पानी के मसाइल हैं, फिर ये कोस्टल बेल्ट है हमारी, वहाँ पे इश्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट है। जो इशू सोशल इश्यूज़ जो आप हम कहें अपर सिंध में, वो वहाँ नहीं, यहाँ पर है। तो जनरली यहाँ के इश्यूज़ हैं, लेकिन जब आपको एक सरबराह मुकर्रर एक यकीनन बिरादरी का किया गया, लेकिन ख़वातीन उम्मीद तवक्कात कर देंगी कि एक रिवोल्यूशन आ रहा है और एक औरत जब सरबराह बिरादरी की बन सकती तो आगे चल के हमारे लिए भी काम करेगी। तो यकीनन आवाज़ बने हैं, आवाज़ बनेंगे। ठीक, अच्छा अदी ये बताइएगा, आपको बिला मुकाबला मुंतखब किया गया है या मुखालफत भी कोई सामने आई थी? और बाकायदा जो दस्तार बंदी है वो कब होगी आपकी? ये चीज़ जो थी, मेरे वालिद साहब जब हयात थे तो
तो उन्होंने बरादरी के जो बड़े हैं छोटे उन सबको बुलाया था और उनको कहा था कि अब आप लोगों ने हीर को मजबूत करना है और हीर को आगे लेके चलना है। फिर वालिद साहब के इंतकाल के बाद वही लोग आए, उन्होंने कहा कि आपके वालिद जब हयात थे, मेरे ताया, मेरे चाचा, मेरे कज़न, वो कहकर गए थे तो हम आपको उसकी जो ज़िम्मेदारी, मेरे वालिद की जो ज़िम्मेदारी है वो ज़िम्मेदारी, वो सरबराही आपको दे रहे हैं। अच्छा, उस पर हमारे बुज़ुर्ग हैं साईं ग़ुलाम मोहम्मद हाफ़िज़, उन्होंने भी मोरली सपोर्ट किया कि ये जगह आपके वालिद की थी। मैं यहाँ पे चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरे वालिद जो सरबराह थे अपनी बरादरी के, ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए कि किसी भी बरादरी का औरत को सरबराह करना और सपोर्ट करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये चैलेंज यकीन जब आपके तरफ से मीडिया में आया तो बहुत सारे लोग जो बरादरी के, मेरी बरादरी, लेकिन हमारी बरादरी न सिर्फ सजावल डिस्ट्रिक्ट में है बल्कि मुख्तलिफ ज़िला में, तो एक मिला जुला रुझान आ रहा है। अब तनकीद भी आ रही है कि एक औरत जो है वो सरबराह बन रही है, कुछ लोगों सरदार बन रही है, तो मिला जुला रुझान है। लेकिन मैं क्लियर करना चाह रही हूँ, मेरी बरादरी ने मुझ पर एतमाद किया। मेरे वालिद का बहुत बड़ा था, उन्होंने हमेशा मुझे फ़ैसलों में अपने साथ बिठाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो फ़ैसले, जिस तरह मुकामी जो बैठते हैं लोगों के मसाइल के लिए, वो मुझे कन्वर्ट करते थे कि अब ये ही सुनेगी। तो एक मेरी ट्रेनिंग मेरे वालिद साहब ने की थी, अब सपोर्ट मेरी बरादरी की है। इंशाल्लाह मिला जुला रुझान है लोगों का। सही। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन में हम ये भी देखते हैं ना कि मुखालिफिन जो होते हैं वो भी थोड़े ताकतवर हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे ये भी पूछना चाहूँगी कि बीइंग अ वुमन, आपको मुखालिफिन से खौफ महसूस हो रहा है? मैं बहादुर बाप की बहादुर बेटी हूँ, नहीं कोई डर खौफ नहीं है। लोगों का जो ऐसे लोग जो इनकी माइंड सेट है उनका मुकाबला किया है और अब डट के मुकाबला करूँगी। कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। मैं बाहुम्मत औरत हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे देख के और ख़वातीन आगे आएंगी। ये कॉन्सेप्ट तोड़ रहे हैं कि अगर एक बाप की, जो बाप है उसकी बेटियाँ हैं, अगर उसका इंतकाल होता है तो आप बहनोई को दे दो, चाचा को दे दो, मामा को दे दो, लेकिन अगर उसकी बेटियाँ आयल हैं तो बेटियाँ सरबराह नहीं बन सकती। उस रवायत को मेरी बरादरी ने तोड़ा है। बहुत शुक्रिया आपका हीर सोह साहिबा, और हमारी तरफ से बहुत ही नेक तमन्नाएं आपके फ्यूचर के लिए और आपकी बरादरी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, जिसके बाद कुछ और मेहमानों से आपकी हम मुलाकात करवाएंगे। वेलकम बैक जनाब। और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से, मौसम के पहनावों के हवाले से। तो मौसम बदल चुका है, गर्मी की शिद्दत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और हर मौसम के कुछ ना कुछ कलर्स होते हैं, कुछ ऐसे ड्रेसेस होते हैं जिनको देख करके एक ठंड का एहसास होता है। तो गर्मी के कुछ कलर्स होते हैं, कुछ डिज़ाइंस होते हैं। तो ख़वातीन जो हैं उनको हर मौसम में एक फ़िक्र लाजमी होती है कि भाई अब हम पहने क्या। अब मुझे लगता है ख़वातीन को हर रोज़ एक ही फिक्र होती है कि आज क्या पहनना है। हर मौसम में तो होती है लेकिन डेली होती है। तो जनाब, इस वक्त ये जो ख़वातीन का मसला ना, घर बैठे जो ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, हम उनके मसले को हल करेंगे। ये सब जानने के लिए हमने डिज़ाइनर तस्नीम सदफ को स्टूडियो में बुला लिया। तस्नीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। और आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स रियली ऑनर फॉर मी कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। और ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैंने आज जो जोड़ा पहना है वो तस्नीम का ही है और क्या कमाल जोड़ा है ना। मतलब मेरी आज की टेंशन तो हल हो गई है, बाकी दिनों की भी मैं हल करवाऊंगी तस्नीम से। तस्नीम, मतलब बड़ा ये एक मुश्किल फैसला होता है ना डेली रूटीन में कि आपने क्या पहना क्या नहीं पहना। एक ये चीज़, फिर जब आप मौसम बदलता है तो आपको होता है कि यार हम भी ट्रेंडी हो जाए मौसम के साथ, हम भी फैशन को अडॉप्ट करें कि यार अच्छा गर्मी में ये चल रहा है, सर्दी में ये चल रहा है और आगे रमज़ान भी आ रहा है, फिर ईद भी है। तो मैं चाहूँगी कि क्या कुछ सरप्राइजेस हैं आवाम के लिए? इतने सारे सवालात एक साथ। हाँ बिल्कुल, समर जब स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली वो भी हमारे यहाँ जो जिस तरह तेज़ी के साथ समर आता है, विंटर तो पता ही नहीं चलता कराची, बट ऑल ओवर पाकिस्तान में जैसे ही समर आता है तो बिल्कुल एकदम आपका ना माइंड चेंज हो जाता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लाइट जो फैब्रिक है उसको यूज़ करते हैं, लाइक लॉन फैब्रिक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इवनिंग में हम शिफॉन वगैरह को कर लेते हैं कि यूज़ उसको कर लें। कलर्स के अंदर भी चेंजेस आ जाते हैं, लाइक हमने तो खैर वाइब्रेंट कलर यूज़ किए हुए हैं, बट ये कि इवनिंग में वाइब्रेंट, और जो आपका जो डे टाइम है उसके अंदर, या ऑफिस गोइंग जो टाइम होता है जो गर्ल्स के लिए, तो उसके अंदर लाइट पेस्टल कलर्स इन है। लाइक उसके अंदर बहुत सारे लाइक रोज़ पिंक,
वाइट कलर, वाइट के सारे शेड्स, ये सारी चीज़ें मतलब यूज़ करें, अच्छा फील होता है। अच्छा, कलर्स का असर क्या होता है मौसम के हवाले से अगर देखा जाए तो शदीद गर्मी में अगर कोई वाइब्रेंट डार्क कलर पहना हुआ है तो उसका आपकी बॉडी के ऊपर कोई असर होता है या सिर्फ ये होता है कि दिखने में अच्छा या बुरा लगे? नहीं, आई थिंक बॉडी के ऊपर भी होता है, एक फीलिंग आती है कि आपको मतलब जाहिर है अगर हम इस वक्त बहुत बाहर बिल्कुल एक हॉट एक सन आपके सर पर है और आप बाहर खड़े हुए डीप रेड कलर में और बिल्कुल समर है, विंटर नहीं है, तो जाहिर है एक अजीब सी फीलिंग होती है और बॉडी को भी ऐसा लगता है कुछ चुभ रहा है आपको। और देखने वालों को भी अजीब फील होता है। हाँ, अजीब फील होता है, देखने वाले को गर्मी लगने लग जाती है वो देख के। एग्जैक्टली। मगर वाइब्रेंट में अगर आप येलो के शेड, जैसे आपने इतना खूबसूरत स्टूडियो बनाया हुआ है, लाइक मुझे ये कलर्स ही देखे ना कितना ज़बरदस्त प्ले हुआ हुआ है इसके अंदर, पैरेट ग्रीन और येलो और रेड सारे कॉम्बिनेशन को आपने तो फुल लिया हुआ है, पिंक ब्लू सारे कलर्स तो आ रहे हैं। तो लाइक उस पर ये होता है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, पहनना क्या है, मतलब अपने आप को आप कैरी कैसे करें, क्या चीज़ वो लें, ये बहुत डिपेंड करता है। अच्छा तस्लीम, एक चीज़ हमने देखी है कि बहुत सारी ख़वातीन को ये नहीं पता होता कि आपने क्या पहनना है, कब पहनना है, और फिर ये होता है कि वो मतलब लोग शायद उन्हें कमेंट्स ऐसे कर देते हैं इररिलेवेंट किस्म की जो ड्रेसिंग होती है। तो ये एक बड़ा, मैं चाहूँगी कि आप ख़वातीन को बताएं कि देखिए अगर आप ये एज है और ये एज है और इस मौसम में और इस टाइम में आप निकल रही हैं तो आप ये कलर या इस तरह का ड्रेस या इस कट का डिज़ाइन आप पहन सकते हैं। मतलब मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि बहुत ही जिसकी हाइट छोटी है वो लॉन्ग शर्ट अगर पहन ले तो उन पर सूट नहीं करती। नहीं, गलत गलत, मैं गलत हूँ, यानी सूट करती है बिल्कुल। अच्छा, 100%। और दूसरा मैं कहती हूँ एज का ताल्लुक आपके जो ड्रेसेस हैं उससे नहीं होता, कॉम्प्लेक्स जो नॉर्मली आपका कॉम्प्लेक्शन होता है उसका ताल्लुक भी आपका कलर से नहीं होता। तो ये बात तो आप लोग अपने माइंड से निकाल दें। जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है कि बहुत फेयर होंगे तो ही डार्क कलर्स पहनेंगे तो अच्छे लगेंगे। नो, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। उसके लिए एटलीस्ट अगर आपके पास डिज़ाइनर्स हैं तो आप डिज़ाइनर से एक मशवरा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सेकेंड थिंग ये कि अगर आपकी शॉर्ट हाइट है उसके ऊपर लॉन्ग शर्ट बहुत खूबसूरत लगेगी, फुल लॉन्ग जो चौक खुले हुए होते हैं उसके ऊपर स्ट्रेट शर्ट्स और उसके साथ स्ट्रेट ट्राउज़र बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा अगर आप थोड़े थिन हैं तो भी अच्छा लगेगा। हाँ, अगर आपका थोड़ा है कि थोड़ा बल्कि या फैट एक लुक आ रहा है उसके ऊपर ख़वातीन डिस्टर्ब होती हैं ज़्यादातर पाकिस्तान में कि यार हमारे ज़्यादातर तादाद ऐसी ही ख़वातीन और हज़रात की होती है जो बेचारी जो हमारे यहाँ हाउस वाइफ्स हैं काम कर रही होती हैं, वो उनको इतना केयर नहीं होती। बट ये कि वो एक दिन अब जैसे रोज़े हैं, रमज़ान, अफ्तारी करना, जाना आना, मैं समझती हूँ ख़वातीन को रोज़ तैयार होना चाहिए और डेली, मतलब वो ये ना सोचें कि हम सिर्फ एक ही दिन ईद के ही दिन तैयार होंगे या किसी शादी में जाना है तो ही तैयार होंगे, घर पे तो कौन तैयार होता है, ये कॉन्सेप्ट जो है। और अगर समर्स में वो सोचते हैं कि हम 3-4 लॉन के ड्रेसेस ले लें और उससे पूरा अपना चला लें, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती। मैं समझती हूँ कि आपको डेली बेसिस पे तैयार होना चाहिए। खूबसूरत लगना हर औरत का वो है हक है और कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है जितना इसको मुश्किल बना रहे हैं। लॉन के आप देखिए, लॉन पे आजकल साड़ी बहुत इन है, लाइक मेरे पास ऑर्डर्स हैं, मैं काम कर रही हूँ लॉन की साड़ीज़ एग्जैक्टली। हाँ, और बिल्कुल प्लेन कलर्स में भी, और उसके अलावा आपको उसके अंदर प्रिंटेड में भी इन है, लाइक डिजिटल प्रिंट्स हैं वो इन है, मतलब समर के अंदर। उसके अलावा स्कर्ट्स इन है, प्लाजो इन है, सिल्क के प्लाजो भी चल रहे हैं लाइट। अच्छा, ये बताइएगा, जैसा कि अभी महक ने थोड़ी देर पहले बात की, वो लोग जो कि डेली बेस पर तैयार होना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है सिलेक्शन किस तरह से करें, मूड के हिसाब से, कलर के हिसाब से, थीम के हिसाब से, तो कोई फार्मूला, आसान फार्मूला कि किस तरह अपने आप को आम रूटीन में ग्रूम रखा जा सकता खोल के खड़े में और 15-20 सिलेक्शन करनी किस तरह है यार आपने क्या पहना है। आपकी कबर्ड में वाइट ट्राउजर, बेज कलर का ट्राउज़र, ब्लैक ट्राउज़र मस्ट होना चाहिए। उसके अलावा ब्लैक स्ट्रेट शर्ट, उसके अलावा वाइट शर्ट, आपका जो मेन ब्राउन कलर, जो ब्राउन जो बेज कलर, उसकी एक शर्ट आपके पास लाजमी होनी चाहिए, भले वो स्ट्रेट में हो। आपको एकदम से अचानक जाना कहीं पड़ रहा है तो आप उसको इजीली वेयर कर सकते हो। वाइट के साथ आप ब्राउन को ले जा सकते हो, बेज के साथ आप ब्लैक ले सकते हो, ब्लैक के साथ आप कोई भी मतलब कलर चल सकता है। ये तो आपकी वार्डरोब में लाजमी होना चाहिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्लस ये कि अगर आप बाज़ार जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव ही ख़रीदें कि मेरा फैब्रिक इतना एक्सपेंसिव है तो मैं अच्छी लगूंगी। नो, इतने बाज़ार में इस वक्त रीज़नेबल फैब्रिक्स हैं, इतना कुछ मौजूद है, वैरायटी है कि मतलब अगर आप मेरी कलेक्शन भी जाके देखें तो बहुत मतलब इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं है, रीजनेबल है, फौरन आप अफोर्ड कर सकते हैं। अभी आपने जो वेयर किया हुआ है ये वाइब्रेंट इसलिए कि इवनिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। पर्पल के सारे शेड्स इन है, लाइलैक है, लेवेंडर, ये सारे इन है।
तो मतलब इतना मुश्किल नहीं होता इजीली। और स्पेशली मैं जेंट्स को भी बोलना चाहूंगी, यही आपसे बात करने लगती है कि आपकी मेंस की भी कलेक्शन है, किसी ने जेंट्स का भी सोचा वैसे तो मर्दों का भी हक है खूबसूरत लगने का। मर्द खूबसूरत होते हैं लेकिन मजीद खूबसूरत लगना चाहते हैं, जैसे खवातीन लगना चाहती हैं। आजकल लेडीज से ज्यादा जो है, सॉरी टू इंटरप्ट, एग्जैक्टली अभी ये बैठे हुए ना, मतलब ये मूव भी नहीं हो रहे हैं। एग्जैक्टली, एक तो जिम जबरदस्त ज्वाइन किया हुआ सबने, और मैं कहती हूँ गर्ल्स को भी ज्वाइन करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। प्लस ये के साथ साथ दोनों को ही अपने आप को वो रखना चाहिए, फिट रखना है। और भैया आपने अच्छा दिखना है, अच्छा दिखने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खवातीन सोचती हैं कि जिम सिर्फ मर्द हजरात के लिए है, ज़्यादातर मर्द हजरात वहाँ जाते हैं, लेकिन अब एक मखसूस तबका तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर खवातीन आप बताएं, उनको एजुकेट करें कि जिम जो है कोई आदमियों की जगह नहीं, वहाँ पर एक्सरसाइज के लिए जाते हैं। मैं ज़ाती तौर पर, मैं और मेरी वाइफ हम एक जिम में जाते हैं, हाँ। और हम साथ ही जाते हैं, रूटीन है हमारी, तो ये लाजमी चीज़ है, ये होना चाहिए। और अगर आपके लिए प्रॉब्लम हो रही है जाना, तो इतने सारे आपके पास यूट्यूब चैनल्स या आपके अपने कितने प्रोग्राम्स में आ रहा होता है जिम का, तो आप उसको देख के भी घर में कर सकते हैं अगर आप बाहर नहीं जा सकते। अदरवाइज आप वॉक जरूर करें, जरूर करनी चाहिए। डेली 30 मिनट से 15 मिनट्स आप कर ले, इनफ है आपके लिए, इनफ है। अच्छा, अगेन वही मैं मर्दों के हवाले से पूछना चाह रही थी कि खवातीन के लिए तो चले मुश्किल है, फलाना कट चल रहा है, इसके मुताबिक हमें जाना है, ये ट्रेंडी है, ये पहनना है। मर्दों के एक ही ट्रेंड रहता है, ये शलवार कमीज सीधा पहन लिया, पैंट कोट पहन लिया। मैं आपको कहती हूँ कि आजकल जो जेंट्स का जो ट्रेंड है बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। उनकी जो शलवार कमीज़ में पटियाला, बलोची शलवार, सिंधी शलवार, स्ट्रेट शलवार प्लस ट्राउज़र्स पॉकेट्स वाले, वो स्मार्ट इन है। लॉन्ग कुर्ताज इन है, शॉर्ट कुर्ताज इन है, प्रिंस कोट हैं, वेस्ट कोट्स हैं, वास्केट है, लाइक इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब उनको तो डिफरेंट वो इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि कुर्ता जो ट्राउज़र, बल्कि आगे आपके जो कोई प्रोग्राम्स होंगे तो डेफिनेटली मैं आप लोग को ड्रेसेस स्पॉन्सर करूँगी ताकि नज़र आए कि तस्नीम ने क्या बताया और क्या नज़र आया। तो लाइक कुर्ता और ट्राउज़र भी रमज़ान शो में जैसे पहन सकते हैं, उसके ऊपर आप वास्केट भी ले सकते हैं, विदाउट उसके भी तो दो दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट कोट में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, फिर उसके बाद आपका फुटवेयर आ जाता है, एग्जैक्टली आ जाते हैं, खेड़ी आ जाती है, मेरे जो है वो प्रॉपर जो है हम लोग के जो शूज़ वगैरह हैं वो हम लोग खुद ही तैयार कर रहे हैं। तस्नीम ये बताएं, अब आगे चूंकि रमज़ान आ रहा है, फिर ईद की तैयारियां होती हैं, शदीद गर्मी एक्सपेक्टेड है, तो किस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं, किस तरह की चीज़ें आप रेकमेंड कर रहे हैं कस्टमर्स को कि आप क्या पहने? देखें, अभी तो सबसे पहले ना मैं बजट के ऊपर बात करती हूँ कि एटलीस्ट इतना होना चाहिए, एक घर में हो जाता है ना, हम मेजॉरिटी की बात करें अगर तो बहुत इकोनॉमिकल। हाँ एग्जैक्टली, तो उनके लिए तो यही है कि रमज़ानों में ये होता है कि अफ्तारी में ज़ाहिर है 4 to 5 years 10 टाइम्स तो अफ्तारी पे आपको जाना ही पड़ता है, तो उसके लिए ये कि लाइट जो रीज़नेबल रेट्स के जो होते हैं, हल्के फुल्के जो ड्रेसेस होते हैं वो आप यूज़ कर लें। लाइक बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होता, 10,000 के अंदर आ सकता है। इवन जो कुर्तीज़ हैं, अगर आप 3-4 कुर्तीज़ ले लें और उसके पास सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हर कुर्ती पे काम होगा, अब आपने पहना हुआ इस पर सिर्फ लेस लगी हुई है, तो आप ओनली जस्ट लेस बाज़ार में मिल रही हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बटन्स हैं, लेस है, आप उससे भी अपने मतलब फैब्रिक को एक प्ले कर सके, खूबसूरत बना सकते हो। अच्छे तरीके से अगर पहना जाए तो बहुत सादा सा जो ड्रेस है वो भी बड़ा खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। और लड़कियों में तो कट्स इतने इन है, मुझे तो कट्स इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि लाइक अगर आपकी लॉन्ग शर्ट भी है, लॉन की नॉर्मल, अगर आप इमेजिन करें कि आपने एक स्काई ब्लू लॉन्ग शर्ट पहनी हुई हो, सामने से सिर्फ एक कट आ रहा हो, ओपन कट, इधर सिर्फ सिंपल से बटन्स आ रहे हो विद लूप्स, प्लेन हो, सिर्फ यहाँ लाइट सी आपकी पाइपिंग आ रही हो लेस की, दैट्स इट। उसके ऊपर लाइट सा आपने मलमल का दुपट्टा ले लिया हो, ऑर्गेन्जा का, नेट का, सब रीज़नेबल है, स्ट्रेट ट्राउज़र ले लिए, या अगर बहुत शौक हो रहा है तो आपने उसके नीचे वो ले लिया, प्लाजो ले लिया, हाई हील्स ले ली, पम्प्स ले लिए, सिंपल खुसे ले लिए, खूबसूरत लगेगा। तो बहुत प्यारे लगते हैं ना आपके, अगर आपने प्लाजो पहना वो ये चूड़ीदार पजामा हो तो से और ग्रेस बनती है। लाइक मैं सिर्फ ये नहीं होता कि अगर आपने सिर्फ ड्रेस पहन लिया तो आप खूबसूरत लगेंगे, आपके उसके अंदर हेयर स्टाइल, एक्सेसरीज हैं, एग्जैक्टली, अगेन आपका मेकअप बहुत मैटर करता है कि दिन में जा रहे हैं आप, ये पैकेज। अच्छा, अब जैसे बहुत सारी खवातीन हैं, हम लोग यहाँ आ गए, मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप कर दिया, काम हो गया, जो कि मैं तारीफ़ करना चाहूँगी, बड़े ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत ओल्ड यहाँ पे मौजूद हैं दोनों, और बहुत हमेशा ख्याल करते हैं। हर एक के पास वो मेकअप आर्टिस्ट और वो नहीं होता, तो कुछ क्विकली ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो ईजीली आप सीख सकते हैं। लाइक आपने एक हल्की सी बेस रख ली, कुछ चीज़ें लाइट सी, मतलब आईब्रो का कर लिया, मस्कारा, दैट्स इट,
लाइट से लिपस्टिक लगा ली, फिर आपने अपना जो ड्रेस कैरी किया उसको आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आप उसमें हील्स लेके चल सकते हो या नहीं। बहुत सारी चीजें होती है ना, और बहुत ज्यादा देर तक आप हील्स पहन भी सकते हैं कि या नहीं, ये भी एक बहुत जरूरी Exactly. है। अच्छा तस्नीम, अक्सर मैंने ये सुना है कि अच्छा मेरी अम्मा कहती है कि गर्मी है तो बेटा काला रंग मत पहनो, काले रंग में मजीद तुम्हें गर्मी लगेगी, तुम बाहर जाओगी तो वो लोगों को देख के उनको भी गर्मी लगेगी, तो काले रंग को पीछे रख दो। ऐसा ही होता है कि गर्मियों में काले रंग से अवॉइड करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं तो ब्लैक पहनी हुई हूँ, मेरा फेवरेट है। मैं भी ब्लैक। अच्छा मेरे नेवी है लेकिन इट्स काइंड ऑफ ब्लैक। डीप कलर्स की जो खूबसूरती होती है ना, मतलब जो अल्लाह ताला ने जितने भी रंग रखे हैं सभी खूबसूरत है दुनिया में, जितना भी ब्लैक कुछ का जो ग्रेस है वो सबसे अलग है, वो सबसे अलग है। लाइक आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके देखो, उनकी कोई भी गैदरिंग्स हो रही हो, ब्लैक कलर को बहुत वो करते हैं। एग्जैक्टली, फॉर्मल गैदरिंग्स का तकरीबन ज्यादातर कलर जो है ब्लैक उनका रहता है। मतलब एक जो ड्रेस कोड ब्लैक ही होता है। बट अगर अभी जैसे समर के ऊपर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर आप इतनी तेज धूप में निकल के कहीं जा रहे हो तो ब्लैक, अगर आपने कुर्ती और ब्लैक ब्लैक आपने सूट पहन लिया ना, अगर आपने फुल वो ले भी लिया तो आप उसके ऊपर कोई बेबी पिंक कलर का दुपट्टा ले लें, स्काई ब्लू ले लें, लाइट येलो मस्टर्ड ले लें, या अगर आपने मस्टर्ड पूरा लाइट सा ड्रेस पहन लिया, वाइट ट्राउज़र, सिर्फ ब्लैक आपने लाइट सा मलमल का वो ले लिया, शॉल जो समर्स की होती है, तो उसको बस ये होता है कि आपने कैरी कैसे करना है चीज़ों को। आप जो कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करें वो कर क्या रही है? अक्सर लोग होते हैं ब्लैक के साथ ही कुछ ऐसा अजीब सा कलर ले लेते हैं कि वो अजीब लगना शुरू हो जाता है। हाँ। बेहद शुक्रिया मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। सिलेक्शन के हवाले से। और प्लीज़ जब भी आप कोई सूट पहने या कोई भी ड्रेस वेयर करें, बस ये सोचें कि आपकी पर्सनैलिटी पे वो सूट कर रहा है या नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आपको खबर देते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने कत्ल केस में सजा पाने वाले 2 मुल्जिमान को 8 साल बाद कमजोर प्रोसिक्यूशन की बिना पर बरी कर दिया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने उम्र कैद की सजा पाने वाले 2 मुल्जमान को 8 साल बाद जो है वो रिहा करने के अहकाम जारी किए हैं। अदालत ने शक का फायदा देते हुए दोनों मुल्जमान को बरी करने के अहकाम जारी किए हैं। मुल्जमान में मोहम्मद हनीफ और आसिफ को शहरी दूरे खान को कत्ल करने का इल्जाम था और मुल्जमान के खिलाफ 2009 में थाना मियां वाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और ट्रायल कोर्ट ने 2014 को दोनों मुल्जमान को हकायक का मुशाहिदा करते हुए सजाए उम्र कैद की जो है वो सजा देने के अहकाम जारी किए थे, जिसको लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अब कलअदम करार दे दिया गया है। जी ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका अरशद, आप अपडेट कर रहे थे। तो जनाब, एक और अहम खबर है कि वफाक के बाद अपोजिशन ने पंजाब में भी महाज संभाल लिया है। जनाब, पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी गई है। एक जानब वफाक में सूरत हाल ये देखी जा रही है कि अपोजिशन की जानब से वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सरगर्मियाँ जारी हैं, तो दूसरी जानब अब सूबा पंजाब में भी वही सूरत हाल पैदा हो चुकी है जहाँ पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी गई है। वफाक के बाद अपोजिशन ने पंजाब में भी ये महाज संभाल लिया। तहरीक मुस्लिम लीग नून के अरकान की जानिब से असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई है। तहरीक राना, मशहूद अहमद, समीउल्लाह, मियां नसीर और दीगर अरकान ने जमा कराई है। वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर अपोजिशन अरकान के दस्तखत भी मौजूद है। तो आपको अपडेट करें कि वफाक के बाद सबसे बड़ा सूबा आबादी के लिहाज से हॉट फेवरेट जिसे कहा जाता है पंजाब, जहां पर पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी है। याद रहे कि वज़ीर आला पंजाब के हवाले से पहले भी काफ़ी जो है शिकवे शिकायतें सामने आ रही थी और ये ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि PTI के अंदर के लोग जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ ये बातें कर रहे थे कि अगर वो जाते हैं तो देन हम जो है मीटिंग के लिए या एक टेबल पर बैठेंगे। और अब जो डेवलपमेंट है वो ये है कि वफाक के बाद अपोजिशन ने पंजाब में भी अब महाज संभाला हुआ है। काफ़ी एक्टिव हमें अपोजिशन दिखाई दे रही है। हम जानते भी हैं कि मरीम नवाज और हमजा शहबाज जो हैं वो निकले भी हैं महंगाई मुकाम मुहिम पर, और अब पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई गई है। आज कौमी असम्बली का अहम इजलास होने जा रहा है, तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी एंड लेट्स सी उसके बाद हुकूमत क्या स्टेप लेती है। पर अभी जो डेवलपमेंट अपोजिशन की जानिब से देखी गई है, जो अपोजिशन ने स्टेप लिया है उस वो ये है कि पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई गई है। इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर ने हमें ज्वाइन किया। जी अब्बास।
देखिए, वफाक के बाद अपोजिशन ने पंजाब में भी महाज संभाल लिया है। पंजाब असेंबली में वजीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी गई है। एक बड़ी और एक अहम खबर है कि वफाक के बाद अपोजिशन ने पंजाब में भी हुकूमत के खिलाफ महाज संभाला है और वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई है। तहरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अराकीन असेंबली राना मशहूद, समीउल्लाह खान, मियां नसीर और दीगर अराकीन ने जमा करवाई है। असेंबली सेक्रेटेरिएट के अंदर ये तहरीक जमा करवाई गई है जिस पर अपोजिशन के अराकीन के दस्तखत है। अदम एतमाद की तहरीक जमा होने के बाद वज़ीर आला असेंबलियां तहलील नहीं कर सकेंगे। अदम एतमाद की तहरीक जमा होने के 14 दिन में स्पीकर इजलास बुलाने के पाबंद है। राना मशहूद ने अदम एतमाद की तहरीक जमा कराने की तस्दीक की है और जो वीडियो फुटेजेस हमारे पास आई हैं उसके मुताबिक पंजाब असेंबली में तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। वफाक के बाद अपोजिशन ने पंजाब में भी महाज संभाला है। असेंबली सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी असेंबली को ये तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है जिस पर अपोजिशन रहनुमाओं के दस्तखत हैं। ठीक है अब्बास, आपका बेहद शुक्रिया। तो आपको अपडेट करें, इसी पर बात करेंगे। फैयाजुल हसन चौहान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैयाज साहब, बेहद शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। पंजाब में हम देख रहे हैं कि अब अपोजिशन यहाँ पर भी महाज संभाले खड़ी है और पंजाब असेंबली में वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी इनको मरकज के अंदर अच्छी खासी रसवाई का सामना करना पड़ना है। कल भी आवाम की ताकत इन्होंने देख ली, तो अभी मरकज से तो जनाब इन्हें कुछ मिला नहीं। ये सूबे में अब क्या लेने आए हैं? सूबे में तो इनके पास नंबर गेम पूरी हो ही नहीं सकती और अगर ये काफ लीग को भी अपने साथ बना लें तो इनके तकरीबन कोई 8 से 10 मेंबर हैं जो पिछले तकरीबन 3 सालों से अपनी अपनी पार्टी से मुतनफ़र हैं और वो खुद बुला के उस्मान बुज़दार साहब के मौक़िफ़ को तस्लीम किए हुए हैं और उनके साथ एडमिनिस्ट्रेटिवली कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं। तो इनका तो नहीं ये चीज जनाब यहाँ पे मैं समझता हूँ। फैज साहब, अपोजिशन की तरफ से अनाउंस तो पहले ही किया जा चुका था कि पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद लानी है, लेकिन इसकी टाइमिंग के हवाले से क्या समझते हैं कि ऐसे वक्त में इनको डर ये लग गया था कि ये असम्बली तहलील न करा दे, क्योंकि अब जो इलेक्शन फौरी हो गए ना, अगर 6 महीने, साल या 3 महीनों के अंदर इन्हें पता है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद दूसरे नंबर पे पॉपुलर तरीन लीडर पिछले 75 सालों में पैदा हो चुका है और इनकी अपनी लीडरशिप की करतूतों की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से, इनकी किसी अदम एतमाद की टकटलियों की वजह से आज PTI पॉपुलर तरीन पार्टी और इमरान खान साहब सबसे पॉपुलर लीडर बन चुके हैं, जिसकी सबूत कल रात को पूरी दुनिया ने देख लिया। तो इनको डर ये था कि ये असम्बलियां तहलील कर दी, फौरी तौर पर इलेक्शन आ गए तो हमारे पल्ले तो कुछ नहीं रहेगा। तो ये सुबह भागे गए हैं, इन्होंने अदम एतमाद जमा कराई है। पर इनसे पूछे, मैं आपके सामने एक टेक्निकल नुक्ता रख देता हूँ। आइन और कानून के मुताबिक जब तक किसी पार्लिमानी पार्टी का 2/3 मेजॉरिटी वो अपना अलहदा ग्रुप नहीं बनाती, उस वक्त तक जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक माना नहीं जा सकता। अब ये जो मैंने बात रखी है इसको जरा समझिएगा और नाजरीन के लिए भी मैं समझाने के लिए रखता हूँ। सही है। जहांगीर तरीन ग्रुप वोट दे ही नहीं सकता एंटी जो है वो PTI के मौक़िफ़, क्योंकि वो नाअहल हो जाएंगे और अभी अदालतों का फैसला आ जाना है कि ताहयात भी और वाहियात भी वो नाअहल होगा। वो मुनहरफ जनाब मेंबर जो अपनी पार्लिमानी पार्टी से हट के जो है वो एतमाद या अदम एतमाद की वोटिंग में हिस्सा लेगा। तो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप तो इस वक्त पोजीशन में ही नहीं है कि वो मुखालफत में जाएगा पार्टी के। हाँ, इत्तेहादी है, एक है हमारे। फैज साहब ऐड कीजिएगा, फैज साहब यहाँ पर ऐड कीजिएगा कि कितने ऐसे तादाद बताइएगा, कितने ऐसे अरकान हैं आपके जिनके बारे में आप कंफर्म हैं कि वो एंटी जा नहीं सकते, चाहते हुए भी नहीं जा सकते? भाई नहीं जा सकते ना, जब तक आपकी 2/3 मतलब है हमारी, अगर 100 सपोज इस वक्त हमारी 184 या 186 हमारे वोट है तो उसका 2/3 कितना बनता है? उसका 2/3 आपका तकरीबन 120 बनता है जी। 120 अगर अलहदा से अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, देन जो है ना वो इकट्ठे होकर कहीं पे भी वोट देते हैं तो उनके ऊपर डिफेक्शन क्लास नहीं लगती। अच्छा, ठीक है। अदरवाइज ये 10, 12, 15, 20, 25, 30 जो है ना ये तो जा ही नहीं सकते। जाएंगे तो जो है ना डिफेक्शन क्लास लगेगी और डिफेक्शन क्लास ताहयात भी और वाहियात भी है। तो वो पागल है कि वो अपनी सियासत पूरी जिंदगी के लिए खत्म कर लें। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के अंदर थोड़ी सी जल्दी कर गए हैं, तो बाकी इधर ही है। हम पिंडी से वापस आ रहा हूँ, मैं अभी लाहौर इंटर हो रहा हूँ, अगला इंशाल्लाह
महीना जो है ना यही यहाँ पे इंशाल्लाह खेलेंगे, यहाँ पे इनसे जंग लड़ेंगे। सही है। इमरान खान साहब की और बुज़दार साहब की इंशाल्लाह क़यादत में। ठीक है। वैसे फैयाज साहब बुज़दार साहब के खिलाफ तो पार्टी के अंदर के लोग भी कहते हैं ना कि बुज़दार साहब को हटना चाहिए। मेरा एक सवाल लीजिएगा, कल मरीम नवाज गुफ्तगू में एक मैडम फरा का जिक्र कर रही थी कि पोस्टिंग के लिए पैसे लिए जाते हैं। मैं चाहूंगी कि पीटीआई इस मंशूर के साथ आई थी हुकूमत में कि करप्शन के खिलाफ हम डट के खड़े हैं। ये मैडम फरा कौन है? अच्छा, मैं वैसे एक सवाल पूछूंगा, ये बेगम सफदर अवान साहिबा से पूछिएगा, ये मसरूर गिल कौन है, निसार गिल कौन है, ये मसरूर अहमद कौन है, ये मकसूद चपड़ासी कौन है, ये जरा इनसे पूछिएगा। वो जो मुश्ताक चीनी था जना और रमजान शुगर मिल वाला वो कौन है? शक्लें इनकी देखो, ये पूछते हैं वो कौन है, ये कौन है, जेब में नहीं है, ठेला देखने चले हैं मेला। इनसे पूछो यार तुम्हारी करतूतें क्या है, तुम्हारी चीजें तो नैब और एफआईए और एससीसीपी और एफपीआर और जनाब अदालतों ने और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और साहब अदालतों ने खोल खोल के आवाम के सामने रख दी है। तुम पूछते हो मैडम फरा कौन है? माँ सदके जाए तो प्यो डसके जाए। जो है इनको को अपनी औकात में रहे, जितनी उनकी औकात है उसके मुताबिक। सोशल मीडिया पर भी ये तज़किरा छिड़ रहा है, ये मैडम फरा का ये जो नाम गर्दिश कर रहा है, जरा वजाहत कर दीजिएगा ये है कौन, ये मामला है क्या? वजाहत कर दी ना भाईजान, और कितनी वजाहत करूं मैं? क्या कुछ मसला सीधा बोल रखा तुम्हारे सामने? सही है, अरे बड़ा सिंपल सारी इलेबोरेट किया है। नहीं, आपने तो सवाल पे सवाल कर लिया ना फयाज साहब के वो ये तो हम सुनते ही आ रहे हैं सारे नवाज। मैंने सवाल पे जवाब किया है। जैसे कल जो है वो आपके मेरे टीवी चैनल का जो है ना रिपोर्टर था, उसने पूछा था बेगम सफदर अवान से, आप कहा करती थी कि दूटों वालों के खिलाफ है और आप जनरल बाजवा साहब को फला फला कहती थी, तो अब आपका क्या राय है? तो बेगम सफदर अवान साहिबा की सिटी गुम और कहती है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इनसे पूछो भाईजान कि इस तरह की बातें ना कड़वा ना करें। सही, ठीक। अच्छा फैयाज साहब, लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा, काफ लीग के हवाले से बड़ी बातें बाज़गश्त हो रही हैं, बड़ी ऑफर्स की जा रही हैं सीएम के हवाले से, हर कोई उन्हें यही कह रहा है कि सीएम पंजाब, तो प्लीज इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? मैं तो देखो चौधरी परवेज लाई साहब है मेरे बुजुर्ग जी, मैं उनकी बड़ी दिल से इज्जत करता हूँ, बड़ा प्यार वाला ताल्लुक है। मैं उनसे पूछूंगा कि नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर क्या पोजीशन होगी, कितनी सीटें जो है वो इनको नून लीग देगी, सेनेट के अंदर इनको नून लीग कितनी देगी, अभी अगर आपके बनाएगी तो उसके ऊपर इख्तियार क्या सूरत हाल होगा। देखिए ये जितना डसे गए हैं ना चौधरी बरादरान पिछले 40 सालों में नून लीग से और आले शरीफ से, उतना कोई भी नहीं डसा गया। और जितना नून लीग और आले शरीफ को चौधरी बरादरान जानते हैं, टिड्डो जानते हैं, टिड्डो इनको पता है कि ये नाकाबिले एतबार लोग हैं। तो मैं नहीं समझता कि चौधरी परवेज लाई साहब 6 महीने की या 4 महीने की वजारत आला की खातिर कोई इतना बड़ी सियासी खुदकुशी करेंगे। मेरा ख्याल है कि उन्हें नहीं करते। ठीक है फैयाज साहब, बेहद शुक्रिया, आप मौजूद थे और अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं नून लीगी रहनुमा राना मशहूद अहमद खान साहब। राना साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। काफ़ी एक्टिव ओपोजिशन हमें नज़र आ रही है, पहले विफाक और अब पंजाब। कितनी तैयारी हम देख सकते हैं ओपोजिशन की कि पंजाब में मुत्तहिद रहने के लिए, खिलाफ खड़े होने के लिए, कितनी पुरुम्मीद है इस तहरीक अदम एतमाद पर? जी, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखें बहुत क्लियर है कि इस वक्त हालात ये हैं कि पूरा पाकिस्तान तंग आ चुका है महंगाई से, गुर्बत से, बेरोजगारी से, और इस वक्त लोगों की ये ख्वाहिश है कि इस हुकूमत से जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए। और पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड करप्शन जो है वो दिखाई इस वक्त हमें देखने में आ रही है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आज अदम एतमाद जो है वो पंजाब में भी जमा करा दी गई है और ये आगाज़ है उस मुहिम का जिसमें प्राइम मिनिस्टर के बाद पंजाब के अंदर फिर सेनेट का चेयरमैन, फिर उसके साथ साथ जो है हम जो है स्पीकर नेशनल असेंबली और सदर, ये तमाम वो मोरे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस हाल तक पहुंचाया और ये सबके जाने का टाइम आ चुका हुआ है। आज रेजोल्यूशन जमा हो चुकी है, आज नो कॉन्फिडेंस की मोशन जमा हो चुकी है। स्पीकर साहब बाउंड हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन के 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाने के और इसको टेकअप करने के। तो हम ये देख रहे हैं कि इंशाल्लाह जो अप्रैल का महीना आ रहा है उसमें पंजाब के अंदर हम तब्दीली देख रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा राना साहब ये बताएगा कि वफाक की तरफ सबकी नजरें हैं, तहरीक अदम एतमाद आज पेश किए जाने का इम्कान है, तमाम जो फोकस है, तमाम एनर्जी है उस तरफ लगाना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, अब सूबे में भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। ऐसा नहीं लगता कि इसकी टाइमिंग जो है उसके हवाले से सवालात उठ सकते हैं कि आज ही ये क्यों जमा कराई गई? जो एनर्जी है, जो फोकस है, वो कुछ इससे बढ़ता हुआ, डाइवर्ट होता दिखाई नहीं देगा? देखें, जो स्पीकर नेशनल असेंबली हैं ये मावरा आइन इकदाम कर रहे हैं, आर्टिकल 6 की उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है और वो अब स्पीकर रहने के लायक नहीं रह गए हैं। जिस तरह का पार्टीजन बिहेवियर उन्होंने असेंबली में शो किया है,
अपनी न्यूट्रलिटी को कंप्रोमाइज किया है। और हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह अब ये पंजाब के अंदर भी जो हम अब स्पीकर के रोल को देखेंगे कि उनका रोल कैसा रहता है, और हमें उम्मीद है कि ये हमारी जो मूव है, ये मूव इसीलिए है कि वफाक के साथ साथ पंजाब के अंदर भी जो है सफाई हो जाए। अब ये सफाई के मौसम का आगाज हो चुका है। सही है। तो राना साहब, ये सफाई में कौन कौन आपके साथ शामिल है, प्लीज ये भी बताइएगा। अभी तक जो है जी ये जो मूव की गई है इसमें पीपल्स पार्टी और PMLN का है, इसके अंदर PMLQ और इंडिपेंडेंट हमसे राब्ते में जरूर है, और वक्त आने पे हम अपने सारे कार्ड शो करेंगे, और ये ओवरवेलमिंगली जो है ये इंशाल्लाह पंजाब के अंदर जो नो कॉन्फिडेंस है ये कामयाब होगी मेजॉरिटी के साथ। अच्छा राना साहब, कल एक इल्ज़ाम लगाया गया मरियम नवाज साहिबा की जानिब से कि पोस्टिंग के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, कुछ नाम लिए गए, खातून का नाम भी लिया गया। इस हवाले से कोई सबूत मौजूद हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं? अगर हैं तो वो कब पेश किए जाएंगे? बड़ी बात की थी क्योंकि कल इन्होंने। देखें, ये हम जो भी बात करते हैं बगैर सबूत के नहीं करते हैं जी। ये जो पंजाब में करप्शन का बाजार गरम करने वाले जो जिन लोगों के नाम बीबी ने लिए हैं, मरियम नवाज साहिबा ने, हम इस वक्त ये भी कर रहे हैं कि हम ECL के अंदर इन तमाम अनासर के नाम डालने की एक दरखास्त भी मूव करेंगे अगले आइंदा चंद दिनों के अंदर, ताकि इनका कड़ा एहतसाब हो और पाकिस्तान के अंदर हो और इनको यहाँ से निकलने का मौका ना मिले। अच्छा, राना साहब, आपके पास कोई इतलात हैं कि ये जो इल्जामात थे ये ज़राए की खबरें थी या फिर डॉक्यूमेंट्स यानी कि सबूत, कागज के ऊपर सबूत जो होते हैं वो थे इनके पास? पहले जो ऐवान वज़ीर आला से जो रिकॉर्ड गायब करने की कोशिश की गई है, ये इसलिए की गई है कि ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है और उनकी कॉपीज हमारे पास भी मौजूद है, और वक्त आने पे हम सब कुछ सामने लेकर आएंगे। ठीक है राना साहब, ये ठीक है। राना मशहूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहले विफाक और अब पंजाब और अपोजिशन काफ़ी एक्टिव हो चुकी है और काफ़ी पुरुमीद भी नज़र आ रही है। और अगेन अगर हम बात करें हुकूमत की, तो हुकूमत भी काफ़ी पुरुमीद है, काफ़ी एक्टिव है, और जो है वो मुख्तलिफ अगर हम देखें हल्का फ़िक्र के जो लोग हैं और जो उनके एनालिसिस हैं वो यही कहते हैं कि कुछ तुर्क के पत्ते खान साहब के हाथ से निकले जब उनके लोगों ने पार्टी को छोड़ा। जैसे कि कल हमने देखा शाहजहान भुट्टो, एक बहुत बड़ी शख्सियत, जब छोड़ा गया उन्होंने पार्टी को छोड़ा और PDM उन्होंने ज्वाइन किया। और अगेन नदीम अफजल चंद साहब ने जब छोड़ा PTI को और उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। तो ये जो विकटें गिराने का सिलसिला है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, या फिर अगर हम देखें कि हुकूमत के खिलाफ कोई और पार्टी है, तो काफी जोड़-तोड़ का जो सिलसिला है बिल्कुल। और मुझे लगता है फराज ये सियासत का हुस्न है। नईम हनीफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर। नईम साहब, पहले हम देख रहे थे विफाक और अब अपोजिशन जो है वो पंजाब में भी हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। मैं फराज वाली बात आगे लेके चलूँगी। टाइमिंग बड़ी मैटर करती है कि पहले सारी अटेंशन विफाक पे थी, अब वो अटेंशन डाइवर्ट होकर पंजाब पे आ गई है। देखिए, ये जब अदम एतमाद अपोजिशन जमातें इकट्ठी हुई तो पहले फैसला हुआ था पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक लाने का। बिल्कुल ठीक। जब नजर आया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है और PTI वज़ीर आला पंजाब को रेस्क्यू करने की कोशिशें कर रही थी, और उन्हें लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर जो है शायद वज़ीर आज़म होते हुए उस्मान बुज़दार की वज़ारत आला को बचा लेंगे, उस वक्त ये फैसला किया कि पहले वफाक में और वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। अब जो अचानक से ये फैसला होता है, ये कोई प्लान में उस तरह से नहीं था कि इस टाइमिंग पे तहरीक लाई जाएगी। सिर्फ जो है हुकूमत की तरफ से पंजाब असेंबली तहलील करने की कुछ बातें जो हैं वो गर्दिश कर रही थी हुकूमती हलकों में। इस खदशे से अपोजिशन ने फैसला किया। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो MPAs और जो नून लीग के खास तौर पे रुकन सूबाई असेंबली तहरीक लेके आज पहुंचे हैं, ये कल रात तक मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ के लॉन्ग मार्च में शरीक थे। इनको रात लेट नाइट वापस भेजा गया है। ये फौरी तौर पे रात में लाहौर पहुंचने का इनको हुक्म दिया गया, और उसके बाद कल के दिन में और परसों में ये सारे दस्तखत करवाए गए। नईम साहब, सवाल लीजिएगा इसी से रिलेटेड कि कानूनी तौर पर क्या ऐसा है कि असेंबली तहलील करने के अगर खदशात मौजूद हों और वज़ीर आला के हवाले से तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी जाए, तो किसी स्पेसिफिक टाइम तक ऐसा कोई डिसीजन वज़ीर आला की तरफ से या स्पीकर की तरफ से नहीं लिया जा सकता? देखिए, अब तो बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। आईनी तौर पर जब तक
ये तहरीक अदम एतमाद टेबल नहीं हो जाती, जब तक सेशन नहीं हो जाता, जब तक तहरीक अदम एतमाद का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो जाता। मैं यहाँ पे आपको एक और भी खबर देना चाहता हूँ। आप यहाँ पे जो सूरत हाल है पंजाब की, जो मेरी इतलात है, देखिए वफाक में कोई भी नतीजा आए, वो हुकूमत के हक में आए या हुकूमत के खिलाफ आए, वज़ारत आला पंजाब बचाना नामुमकिन हद तक मुश्किल हो चुका है। और ये मैं दावा कर रहा हूँ, ये मेरी इतलात है। इतनी ज्यादा नाराजगियां हैं पंजाब के अंदर, पीटीआई के अंदर इतने धड़े बन चुके हैं कि यहाँ पे शायद इत्तेहादियों की जरूरत भी बिल्कुल, मुनहर्रिफ अरकान के भी ज्यादातर तहफ़्फ़ुज़ात इसी हवाले से थे और इसीलिए कुर्सी पे बैठना, एक टेबल पे बैठना पसंद भी नहीं कर रहे थे। नईम साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ ये अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई गई है। और अभी लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। इस मेले के दौरान भी कैदियों ने अपनी महारत का खूब मुजाहरा किया है। ये मनासिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन ने स्वात जेल में कैदियों और जेल सुपरिटेंडेंट से गुफ्तगू की है। वो क्या थी गुफ्तगू, हम आपको वो दिखाते हैं, सुनवाते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट जेल स्वात में मौजूद हूँ और यहाँ पे हमने देखा कि लोग ये कहते हैं कि सलाखों के पीछे पाबंदियाँ होती हैं, सख्तियाँ होती हैं, लेकिन स्वात जेल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मेला सजा हुआ है, यहाँ पे खेल कूद, इसी तरह म्यूज़िक भी चल रहा है। मेरे अकब में आप देख भी रही हैं, तो यहाँ पे स्वात जेल में काफ़ी सरगर्मियाँ होती हैं। जेल सुपरिटेंडेंट से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हवालाती है, जो कैदी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि वो किस तरह यहाँ पे अपने वक्त गुजारते हैं। ये बताएगा कि यहाँ पे आप हैं तो कौन कौन सी यहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ या जो तफरीही सरगर्मियाँ हैं आपको मिलती है। लोग कहते हैं कि जेलों में सख्तियाँ होती है। नहीं, हम अपने सुपरिटेंडेंट साहब का बहुत शुक्रगुजार है। इधर हमारे को कोई सख्ती महसूस नहीं हुई, तो इधर खेल कूद बहुत अच्छे, सब एक्टिविटीज़ मौजूद है हमारे लिए। खाना शाना हर चीज़ का बंदोबस्त है। हम अपने सुपरिटेंडेंट साहब का बहुत शुक्रगुजार है। लोग कहते हैं कि जेल में सख्ती होती है, लेकिन जेल में सख्ती नहीं है। इधर जो है ना माहौल फ्रेंडशिप का है, सब लोग भाई भाई है और बहुत अच्छा गुजर रहे हैं वक्त, हमारे बहुत अच्छी गुजर रही है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। हम जेल सुपरिटेंडेंट से भी बात करेंगे। अयूब बाचा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि इन तफरीही सरगर्मियों के हवाले से इनसे पूछेंगे। अयूब बाचा ये बताएगा कि काफ़ी जोश व खरोश है, मेला सजा हुआ है, कैदी भी खुश है, तो लोगों के तो जहन में ये होता है कि जेल में पाबंदियाँ, सख्तियाँ, सज़ाएँ, यहाँ पे तो मेला सजाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वाकई मुझे भी इस तरह लग रहा है कि एक मेला है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो समझ में नहीं आ रहा कि ये जेल है। तो ये हमारी जो इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात है खालिद अब्बास खान, इनके खसूसी हिदायत पे ये सब कुछ हो रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो जितनी भी कैदी हैं, जो हवालाती हैं, इनको इस्लाह की ज़रूरत है। और इनकी इस्लाह को आप सलाखों के ज़रिए ना करें, डंडे के ज़रिए ना करें, बल्कि उनकी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट करे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करे, उनको बेहतरी तर्ज ज़िंदगी प्रोवाइड करे, उनको अच्छा खुराक प्रोवाइड करे। यहाँ से जब लोग आ जाते हैं उनको पता चल जाता है कि लॉ क्या है, कानून क्या है। तो यहाँ तो एक तो उनको कानून के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि अगर मैं ये एक्ट ना करता तो मैं जेल में ना आता, और जेल में अगर आ गया हूँ तो जेल में मुझे किस तरह उनको डील किया जाता है। बहुत शुक्रिया। जेल सुपरिटेंडेंट की बातें भी आपने सुनी, इस तरह कैदियों से भी हमारी बात हुई। यहाँ पे मेले का समा है, लोग काफ़ी खुश हैं और उनका ये कहना है कि इस तरह की सरगर्मियों से न इनकी जिस्मानी बल्कि जो जहनी सेहत है उसमें भी काफ़ी अच्छे और मुफीद असरात मुरतब होते हैं। ठीक है शहाबुद्दीन, बेहद शुक्रिया और बड़ा ज़बरदस्त ऐसा होना चाहिए ताकि लोगों को बड़ा मज़ा आए ना। हाँ चलें ठीक है, अब आपसे इजाज़त लेते हैं और कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।